चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अपन सबसे पहले देख रहे हैं लाइबिलिटी साइड। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर सेकंड हेडिंग क्या है? शेयर अलॉटमेंट मनी पेंडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड हेडिंग क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। उसके अंदर सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, फिर करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, करेंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, एक एक देख लो जल्दी से। सबसे पहले शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होता था? जितना कंपनी ने इशू किया है। ठीक है, तो इसमें छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि जैसे इशूड कैपिटल में कितना दिखेगा? ठीक है, ये इशूड कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दिखता है कि नोट्स टू अकाउंट्स में दिखता है? तो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखता है। उसका टोटल भी बैलेंस शीट में नहीं जाता। बैलेंस शीट में कौन सा टोटल जाता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट्स होते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितना इशू किया था उसमें से जितना सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, अब सब्सक्राइब में भी अगर मैंने एक शेयर इशू किया जिसका पूरा का पूरा पैसा भी मुझे मिल चुका है, मैं मंगवा भी चुकी हूँ पैसा और मुझे मिल भी चुका है, तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, और जो पैसे मान लो कि किसी शेयर में मैंने पूरे पैसे अभी मंगवाए ही नहीं है, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप बोलेंगे। या फिर पूरे मंगवा लिए बट उसमें से कुछ कॉल्स इन अरियर्स हैं, तो जितने शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर्स है वो भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में दिखेगा। ठीक है, और फोरफीटेड शेयर्स जो भी री इशू नहीं करें, वो फोरफीटेड शेयर का अकाउंट का अमाउंट भी यही दिखता है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। ठीक है, फोरफीटेड शेयर्स का अमाउंट कहाँ दिखता है ये याद रखना ना। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में हमने दिखा दिया जो फुली पेड अप है, 10 का शेयर है, 10 पूरे मिल चुके हैं तो ही आएगा इस कैटेगरी में। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी क्या है? कॉल्ड अप पहले लिखेंगे, उसमें कितना कॉल अप किया हुआ है उसमें से लेस कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, नहीं दिख रही हूँ मैं? आगे आ जा, या तो इधर आ जा, और ऐड कर देते हैं शेयर फोरफीटेड अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? ये याद रहेगा। चलो, इसके अपन सीधे एमसीक्यू ही देखेंगे क्योंकि इसमें तो सिर्फ अपन को प्रेजेंट तो करना नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में किस कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं? जनरल रिजर्व हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कुछ रिजर्व जो लॉ के कारण क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा उसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, अगर सरप्लस, सरप्लस मतलब जो इस साल का प्रॉफिट बचा है, अगर सरप्लस में लॉस है मतलब उसका डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे? असेट साइड दिखाएंगे। सोचो, अगर प्रॉफिट है तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देंगे, अगर लॉस है तो क्या करेंगे? हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में ही माइनस करके दिखा देंगे उसको। ठीक है, क्लियर है? हम्म, इसके बाद मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स। सिर्फ क्या होता है इसमें? इंस्ट्रूमेंट है जो कि
हमने इशू कर दिए हैं, इसके अगेंस्ट बाद में जाकर वो शेयर्स अक्वायर कर सकते हैं। मतलब शेयर वारंट्स के अगेंस्ट क्या ले सकते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि शेयर वारंट है। शेयर्स, कोई शेयर वारंट अगर ले रहा है मुझसे, तो बाद में वो क्या कर सकता है, उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। मतलब शेयर वारंट्स के बदले में वो क्या ले सकता है, शेयर। ठीक है, तो ये भी अपन क्या दिखाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही दिखाते हैं। ठीक है क्या, यहां तक? चलो सेकंड हेडिंग, इसके अंदर क्या क्या आएगा देखें जरा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें मैंने एप्लीकेशन मंगवाई, ठीक है, तुम लोगों ने अभी शेयर्स का कल रिवीजन भी किया है। तो जब अपन एप्लीकेशन मंगवाते हैं तो अपनी एंट्री होती है बैंक टू, इतनी ही एंट्री हुई थी, आगे की नहीं हो पाई और ईयर खत्म हो गया। ईयर खत्म हो गया मतलब मैंने शेयर्स अलॉट नहीं किए। अब मैंने शेयर्स अलॉट नहीं किए तो ये एप्लीकेशन अकाउंट ही क्या दिख रहा है, क्रेडिट साइड दिख रहा है, मतलब ये लाइबिलिटी साइड शो होगा। ठीक है, तो ये कहाँ शो होगा, इस हेडिंग के अंदर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पर अब समझो, इस एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट जो मैं शेयर अलॉट करूंगी, सिर्फ उतना ही अमाउंट इस कैटेगरी में शो होगा। अगर मान लो कि तुमको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला, ओवर सब्सक्रिप्शन मिला मतलब ज्यादा शेयर सब्सक्राइब हुए, तो कुछ अमाउंट तुम रिफंड करने वाले हो मान लो, तो अगर तुम अमाउंट रिफंड करने वाले हो तो वो यहां पे शो नहीं होगा। जो कि अमाउंट रिफंड होने वाला है वो कहां जाएगा, करंट, अदर करंट लाइबिलिटी में। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। एप्लीकेशन मनी जिसके अगेंस्ट में शेयर अलॉट करने वाली हूं वो सेकंड हेडिंग इस हेडिंग के अंदर दिखेगा, और जो एप्लीकेशन मनी मैं रिफंड करने वाली हूं वो कहां दिखेगा, अदर करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, इसके बाद थर्ड हेडिंग में आ गए अपन। थर्ड क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज विच इज नॉट क्लासिफाइड एज करेंट। नॉन करेंट और करेंट कैसे डिसाइड करते थे, क्या देखते हैं नॉन करेंट और करेंट डिसाइड करने के लिए, 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, इसमें से जो बड़ा होता है उसको चूज करके उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि अगर मान लो ऑपरेटिंग साइकिल, ऐसे एग्जांपल में अपन 14 मंथ्स ले लेते हैं, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 12 और 14, 14 मंथ्स बड़ा है, तो 14 मंथ्स के बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे कि करंट है कि नॉन करंट है। अगर 14 मंथ्स के विद इन पे होने वाला है तो, और 14 मंथ्स के बाद पे होने वाला है तो, समझ गए। तो दोनों में से जो बड़ा है वो देख लेना और उसी के बेसिस पे डिसाइड कर लेना करंट या नॉन करंट, है ना। चलो, तो नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आएगा, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वैल्यू होता भी नहीं है वैसे भी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड रिसीवेबल जो कि नॉन करेंट कैटेगरी में आ रहा है वो आ सकता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो मैं प्रोविजंस बना रही हूँ, प्रोविजन मतलब क्या, फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटी के लिए पहले से ही क्या कर लिया, पैसे अलग कर लिए। ठीक है, अब प्रोविजन अगर फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाएगी तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहलाएगा, और अगर इस पीरियड के बाद कोई लाइबिलिटी आएगी जिसके लिए मैं प्रोविजन बना रही हूँ तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाएगा। ये बात समझ में आई ना, है ना। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, इसको पूछा जाएगा कि ये वाला प्रोविजन कौन से हेडिंग में डालोगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, हेडिंग पूछेंगे तो नॉन करेंट लाइबिलिटी और सब हेडिंग पूछेंगे तो
लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, वही अपन ने देखा ना, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ दोनों में से जो बड़ा होगा उसके बेसिस पे अपन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज होती है जो कि यूज होती है करंट नॉन करंट डिसाइड करने के लिए, इट इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। मैंने ट्रेडिंग के पर्पस से कोई चीज होल्ड करके रखी है तो वो करंट होती है। इसमें क्या आता है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है, स्टॉक गुड्स जो कि जिसमें तुम ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अच्छा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे कि डिबेंचर्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, अभी 5 साल है मुझे डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन चुकाने के लिए, ठीक है, नॉन करेंट है, तो मैं कहां पुट करूंगी उसको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अब 5 साल कम होते जाएंगे, है ना। अब मान लो इमीडिएट अगले साल ही चुकाना है, वो 5 साल खत्म हो गए हैं, अब क्या करना है, मुझे डिबेंचर या लोन का अमाउंट अगले साल ही चुकाना है, ठीक है। तो अब तो वो करंट बन चुका है, राइट, अब तो वो नॉन करंट नहीं रह गया, अब तो वो क्या बन चुका है, करंट। अब मुझे बताओ अब वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, किसके अंदर, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर ही जाएगा वो, जो कि करंट मैच्योरिटीज है ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी बट अब वो करंट ईयर में क्या हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी, तो वो कहा जाएंगी, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, समझ गए क्या। पर कोई लोन अगर मैं ले ही शॉर्ट टर्म के ले रही हूं, ठीक है, तो वो कहाँ शो होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर, ठीक है। तो लोन रिपेबल ऑन डिमांड अगर है कि यार जब वो मांगेगा तभी मुझे पे करना पड़ेगा, तो क्या है, शॉर्ट टर्म है, या डिपॉजिट शॉर्ट टर्म है। ट्रेड पेबल्स पता है तुम लोगों को, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ठीक है ना। चलो कुछ और चीजें, अनपेड डिविडेंड का क्वेश्चन आ जाता है ना, ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना वो एक एक क्वेश्चन बन सकता है उससे, ठीक है। तो अनपेड डिविडेंड कहाँ शो होगा, अच्छा डिविडेंड से याद आया, डिविडेंड से रिलेटेड कुछ और बातें भी तो करी थी अपन ने, क्या करी थी, डिविडेंड से रिलेटेड बातें, डिविडेंड जो करंट ईयर का है, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, जो इस साल प्रपोज हो रहा है, अब इस साल के एंड के बाद वो शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाएगा, फिर शेयर होल्डर्स उसको फाइनल करेंगे, अप्रूव करेंगे, तब जाके वो डिविडेंड पेबल होगा। तो अगर प्रपोज डिविडेंड का है मतलब करंट ईयर का है, अभी अप्रूव होने के बाद अगले साल पे होगा, ठीक है, अभी सिर्फ प्रपोज है, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स नहीं है, तो ये कहाँ शो होगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, याद है, ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अंदर। जो पिछले साल प्रपोज हुआ है, जो इस साल पेबल हो रहा है, उसको हम इस साल के लास्ट ईयर का जो है, जो इस साल पे हो गया होगा, ठीक है, उसको हम इस साल के प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस साल के प्रॉफिट से क्या हो गया, पे हो गया, है ना। और जो अनपेड है, अनक्लेम्ड है, अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड, वो कहाँ दिखेगा, अदर, जो पिछले साल का डिविडेंड है, जिसमें से पे, जितना भी डिविडेंड है वो प्रॉफिट से तो लेस हो गया होगा, अब पे हो गया है तो ठीक है,
अगर अनपेड है अभी भी तो वो अदर करंट लाइबिलिटीज में शो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू, अक्रू भी हो चुका है और ड्यू भी हो चुका है बोरोइंग पे, अदर करंट लाइबिलिटी। नॉट ड्यू, अक्रू हो चुका है पर अभी ड्यू नहीं हुआ, इसका एग्जाम्पल याद है? इसमें था कि मान लो कि अपना फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल मान लो 2020 ले लेते हैं टू 31 मार्च 21। अब हर साल इंटरेस्ट जो ड्यू होता है वो होता है ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ड्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ तो पे हो गया होगा, दिसंबर में तो पे हो गया होगा, ये जहां मैं रेड मार्क लगा रही हूँ। अब यहां से ये अक्रू हो गया होगा इतने मंथ्स का, ये कब ड्यू होगा? अगले साल के 31 दिसंबर को, तो ये ड्यू यहाँ होगा। पर बेटा ये हमने इतने मंथ्स का अर्न तो कर लिया ना 31 मार्च से पहले, ठीक है, या ड्यू तो हो गया ना। अगर मैंने बोरोइंग्स ली हुई है तो मेरे ऊपर उसकी लाइबिलिटी तो आ गई ना, ये 3 महीने की जो रेट से मांग दें, जनवरी, फरवरी और मार्च, मैंने इन 3 महीने में भी बोरोइंग यूज करी, तो इन 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो तो इसी साल का खर्चा है, तो वो है अक्रूड नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। वो भी कहाँ दिखता है? अदर करेंट लाइबिलिटी में। ठीक है, तुम लोगों से सिर्फ कैटेगरी पूछेंगे वो। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी मेरी लाइबिलिटी है, कॉल्स इन एडवांस और उस पर इंटरेस्ट, ये भी अदर करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड में, कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आता है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसको मत देखना, ये गलत है। असेट साइड पर आते हैं। असेट साइड क्या है? 2 पार्ट्स हैं, कितनी हेडिंग्स हैं? 2। ठीक है, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग कौन सी है? नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट के अंदर फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट के अंदर क्या है? टैंजिबल, इंटैंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। इनके बीच का डिफरेंस पता है? टैंजिबल कौन से असेट्स हैं जिनको छू सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, इंटैंजिबल सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट, ठीक है, ट्रेडमार्क। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर मान लो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जैसे सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ना, जैसे कि लैंड की इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो वो यूजुअली नॉन करेंट होती है, क्योंकि हमने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। जो इक्विटी शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, वो आप देख लेना कैसे फ्रेम किया है वो क्वेश्चन को। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है ना? लैंड की, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ज्यादातर नॉन करेंट होती है। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट तो ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो मैंने दिए, मैंने अगर लंबे टाइम के लिए लोन दिया है तो वो इसमें आएगा। और अदर नॉन करेंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है बताओ? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स आ जाते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या आता है बताना? चेक, बैंक, कैश, और जो एकदम लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनको आप बिल्कुल तुरंत तुरंत क्या कर सकते हो? कैश में कन्वर्ट कर सकते हो।
ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स है ना। ठीक है, ये देखो इसमें डिटेलिंग में ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जल्दी से देख लो। ऐसे ये तुम लोगों ने बता दिया, ये भी तुम लोगों ने बता दिया। ठीक है, ये देख लो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट टू रिटेन देम, है ना। इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो कि किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, मान लो, ठीक है। नॉट बीइंग इट सब्सिडरी टू प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के क्या खरीदे हुए हैं, शेयर्स, ठीक है। तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कहलाते हैं, और बाकी के अदर इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आता है, ओनली कैपिटल एडवांसेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट होता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट की कोई भी मैं किसी का असेट लेती हूँ किराए वगैरह पे, तो मुझे उसको डिपॉजिट रखना पड़ता है कुछ अमाउंट, कि अगर मैंने उसके असेट में तोड़फोड़ मचाई तो फिर वो उस डिपॉजिट में से क्या कर लेगा, रिपेयर का पैसा काट लेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और आती है, असेट खरीदने के लिए अगर मैंने एडवांस दिया हुआ है, ये मुझे कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए मैंने एडवांस दिया है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। करंट असेट डिसाइड करने के लिए भी बेटा सेम चीज है, ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स, है ना, और ट्रेडिंग के पर्पज से अगर कुछ होल्ड किया हुआ है तो वो, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज के अंदर देख लो क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स आता है, स्टॉक इन ट्रेड आता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आता है, और लूज टूल्स आता है, ठीक है। जिस इसमें से दो अपन क्या करते हैं, करंट असेट्स में से रिमूव करते हैं फॉर रेशियोज, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स बेस्ड रिसीवेबल आता है, करंट इन्वेस्टमेंट में हेल्प टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज विद इन 12 मंथ्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आएंगे, तो ये कहाँ पे पुट करोगे, करंट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ओके। कंटिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, जो कि आ भी सकती है हमारे सिर पर और नहीं भी आ सकती है, विच इज डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन है जो, ठीक है। क्या हुआ, सिर दर्द होना है, अच्छा। हाँ, मैं तुम लोगों को पीएनएल भी दिखा देती हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो पीएनएल का फॉर्मेट देख लो, पीएनएल का फॉर्मेट देख लो, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना,
सबसे पहले अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हैं। हाँ, पार्ट 1 है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर की डिटेलिंग्स भी डिस्कस करते जाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या लेते हो? मेन जो तुम्हारे बिजनेस का ऑपरेशन है उससे जो इनकम आ रही है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अगर तुम सेल करने का ही काम करते हो, कोई गुड्स सेल करते हो, तो सेल प्लस सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, ये आ जाएगा। उसमें से सेल्स रिटर्न क्या कर दोगे? माइनस, है ना। अगर मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये वाली इनकम आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगी, क्योंकि बैंक की मेन इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट कमाना, डिविडेंड कमाना। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ट्रेडिंग, उसके लिए क्या होती है? सेल माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल ऑफ स्क्रैप, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ये क्लियर हुआ? हम अदर इनकम्स में बाकी सारी इनकम्स आ जाएंगी जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आई, ठीक है। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि डेटा दिया है और बताओ कि अदर इनकम कितनी है, या फिर बताओ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ठीक है। तो अदर इनकम में क्या करोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को छोड़ के बाकी सारी इनकम ऐड कर दोगे। अब वो भी डिपेंड करेगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में। अगर फाइनेंशियल है तो इंटरेस्ट डिविडेंड कहाँ चलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, बाकी सारी अदर इनकम्स में आ जाएंगे। अगर ट्रेडिंग है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो सेल माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल ऑफ स्क्रैप, ये चला गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। बाकी इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब कहाँ आ गया? अदर इनकम्स में, ठीक है क्या? हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हो? फॉर्मूला एक बार याद कर लो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं करते अपन, सीओजीएस नहीं निकाल रहे हैं, अपन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। सीओजीएस अपन कहाँ निकालते हैं? रेशियोज वाले चैप्टर में, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल क्योंकि ये मटेरियल कंज्यूम्ड बस अपन है, रॉ मटेरियल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बहुत सिंपल है ना। कितना कंज्यूम किया इस साल, उतना ही खर्चा हुआ। तो जितना था पहले से प्लस जितना खरीदा उसमें से जितना बच गया उतना अलग कर दो, बाकी का कंज्यूम हो गया इस साल का खर्चा, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देखो मटेरियल और स्टॉक इन ट्रेड में क्या फर्क होता है? मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए होता है कि भाई वो मटेरियल खरीद रही है, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड ट्रेडिंग वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है कि भाई खरीदा और वैसा का वैसा बेच रहे हैं, तो जब खरीद के तुरंत बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री में क्या लेते हो? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंज इन इन्वेंट्री में किस किस का लेना है? फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का और स्टॉक इन ट्रेड का, मटेरियल का नहीं, क्योंकि मटेरियल का ऊपर ले लिया। अब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जब करोगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव में दिखा दोगे, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में दिखा दोगे। ऐसा बस मत करना कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लिया, गड़बड़ हो जाएगी ना पॉजिटिव नेगेटिव में वहां पे, ठीक है। हमेशा क्या करना है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या करोगे? सारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारे खर्चे इसके अंदर पुट कर दोगे, सैलरी, वेजेस, बोनस, ठीक है, और कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स दिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए, ठीक है, वो सब इसके अंदर चला जाएगा। क्लियर है? फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपना वर्किंग कैपिटल होता है,
एक सेकेंड कम है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हाँ सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ले लेंगे। सुन लो इम्पोर्टेंट है। अरे सुन लो, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग में अपन टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट सब ले लेंगे। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे भी जो इंटरेस्ट है वो भी अपन इसी में ले लेंगे फाइनेंशियल कॉस्ट में। ठीक है, ठीक है चलो, और क्या था लास्ट में? अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज होता है? टैंजिबल एसेट्स के लिए। अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज होता है? और अदर एक्सपेंसेस में बाकी सब कुछ जो कि ऊपर नहीं आया। ठीक है, बस ये अपना रिवाइज हो गया है। अब अपन इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं फटाफट थोड़े से, फिर अपन रेशियो डिस्कस करेंगे। कितने टाइम हो गया है? हाँ हाँ, वो मैं भेज देती हूँ बेटा।